नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बोकारो मुख्य मार्ग पर गोला की मठवा टाड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। 4 स्कूली बच्चे समेत ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। 7 से 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है। गुडविल मिशन पब्लिक स्कूल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर रामगढ़ के विधायक ममता देवी और गोला बीडीओ भी पहुंचे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रामगढ़ से जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी है, किस वजह से यह हादसा हुआ? जी, आपको बता दें कि जो आलू लदा ट्रक है वो बोकारो की ओर से आ रही थी। इसी दौरान गोला के मठवा टाड़ के निकट गुडविल मिशन स्कूल के बच्चों को ले जा रही ऑटो ले जा रही थी और वो तेज रफ्तार ट्रक जो है ऑटो पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे बच्चे दब गए। और इस घटना में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पहले गोला CHC उसके बाद सदर अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल 3 बच्चों की सदर अस्पताल में इलाज चल रही है। बाकी जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें निजी अस्पतालों में ले जाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ की विधायक ममता देवी, रामगढ़ SDO और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब ठंड के कारण सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर रखी है स्कूलों में, ऐसे स्थिति में स्कूल कैसे चल रहा था। ग्रामीण भारी संख्या में वहाँ है और सड़क जाम की स्थिति है। अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन वहां घटनास्थल पर काफी अफरा तफरी का माहौल है और ग्रामीण लगातार आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जी और जावेद, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्या अभी भी ग्रामीणों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है? वहां पर कोई पुलिसकर्मी कोई मौजूद है? सड़क जाम है। SDO भी लोगों को समझा रहे हैं। मौके पर रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी पहुंचे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब ठंड के कारण स्कूल बंद था, ऐसे में स्कूल संचालित चलिए, इस कैसे हो पूरी रहा खबर था? पर लगातार नजर बनाए रखिए। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। पलामू में पांडे गिरोह के 2 अपराधियों की हत्या का मामला। पलामू SIT टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। SIT की टीम पतरातू में छापेमारी कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस हिरासत में निशी पांडे और निशांत है। निशी पांडे गैंगस्टर किशोर पांडे की पत्नी और जनता मजदूर संघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। भरत पांडे और दीपक साव हत्या मामले में निशी पांडे और उसके भाई निशांत सिंह को देर रात हिरासत में लिया गया। निशी पांडे दोहरे हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पतरातू में छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SIT की टीम पतरातू में छापेमारी कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में निशी पांडे और निशांत बताए जा रहे हैं। निशी पांडे गैंगस्टर किशोर पांडे की पत्नी और जनता मजदूर संघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। बढ़ते आगे, गुमला से बड़ी खबर आ रही है। व्यापारियों से लेवी मांगने के मामले पर कार्रवाई की गई। PLFI के 2 उग्रवादी हेमंत गुप्ता और रामावतार साहू गिरफ्तार हुए हैं। वो उग्रवादियों ने व्यापारी राजेश से मांगी थी लेवी। संगठन को सहयोग करने के लिए लेवी की मांग की गई थी और लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई थी। तो गुमला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों व्यक्ति वहीं जेल में रहते हैं और उसके बाद में जब वापस मिलते हैं तो अपना ये प्लान करते हैं कि अलग अलग लोगों से, जो भी पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनसे लेवी की मांग की जाएगी और हम ऐसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बढ़ते आगे, मोबाइल स्नैचर गैंग पर पटना पुलिस की कार्रवाई देखी गई। अंतरराज्यीय मोबाइल स्नैचर गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड के साहिबगंज से आकर पटना में मोबाइल स्नैचिंग किया करते थे। 7 अपराधियों में 2 बालिग हैं, जबकि 5 नाबालिग हैं। नाबालिग अपराधियों की उम्र 12 साल से कम है। इन सभी को साहिबगंज से नौकरी देने के नाम पर पटना लाया गया था, लेकिन बाद में मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के काम में लगा दिया गया। साहिबगंज में आईफोन और कीमती मोबाइल का बाजार सजता है। सुबह से शाम तक चोरी के मोबाइल खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ बांग्लादेश से भी कई थोक खरीदार आते हैं। मोबाइल खरीदकर ये सीमा पार 500 किलोमीटर दूर बांग्लादेश लेकर चले जाते हैं। ये खरीदार साहिबगंज से मेहंदीपुर बॉर्डर पार कर सीधे बांग्लादेश में घुस जाते हैं।
से करने वाली बातें हैं वो उसमें यह मुख्य रूप से है कि ये सभी जो कुल लोग व्यक्ति पकड़े गए हैं इसमें टोटल 7 लोग हैं। 7 में से 5 नाबालिग हैं, कुछ का उम्र तो 10 वर्ष के ही करीब है। और ये जो 10 वर्ष के करीब जिनका उम्र है कि वो 12 वर्ष का है, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं मोबाइल को निकालने में। और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग वाहन बहुत जरूरी है, लेकिन रांची में इन दिनों पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां अब पहले की तरह नहीं चल रही है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का ये आरोप है कि पेट्रोल पंपों पर करोड़ों रुपए से अधिक का बकाया हो जाने से पुलिस वाहन को ईंधन मिलना बंद हो गया है। इसके चलते पेट्रोल पंप संचालक अब उन्हें पहले की तरह ईंधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिससे रांची में गश्ती प्रभावित हुई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का सारा ध्यान मैया सम्मान योजना पर है। इसे लेकर जनता की सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। राज्य के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, भयावह स्थिति है। यह राज्य 25 वर्ष का हो गया और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति कभी, इतनी भयावह स्थिति कभी इस राज्य में आई होगी कि पुलिस वाहन में तेल भराने के पैसे नहीं मिल रहे हों। और मैया सम्मान योजना को केवल धरातल पर उतारने के लिए दबाव में यह सरकार लग गई है और बाकी सारे विभाग के बजट जो है वो इसी योजना में शामिल कर दिए गए हैं। इसी का साइड इफेक्ट है कि आज पुलिस को तेल बनाने के पैसे, वो सरकार को अभी मने में जुम्मे 4 दिन हुए हैं और उसके बाद फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। अगर पुलिस की गश्ती गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरने लायक पैसा नहीं बचा है, सरकार के पास बकाया बिल है, तो आप सोच सकते हैं राज्य की वित्तीय व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। इन्होंने कई विभागों का पैसा सरेंडर करके मैया सम्मान योजना में डाइवर्ट करवाया, जिसके कारण ये वित्तीय अराजकता की स्थिति आने वाली है। और वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी सैलरी देने के दिक्कतें होंगी सरकार को। तो नहीं, ये बातें समाचार पत्रों में भी आई हैं, सरकार के संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने स्तर से देखेगी और मुझे लगता है 1-2 दिनों के अंदर इसका निराकरण होगा। देखिए, हमें यह लगता है कि बिल्कुल यह एक संजीदा विषय है और इस संजीदा विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राज्य के पुलिस महानिरीक्षक भी काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं, काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं। अगर उनके संज्ञान में ये मामले आए हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो सकारात्मक रूप से काम करेंगे, पहल करेंगे। विषय हमारे संज्ञान में भी आया है। स्वाभाविक तौर पे क्यों पुलिस की गाड़ी खड़ी है, क्या कारण है, तो हम इसकी जांच करेंगे और स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर विषय है। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। योजना के लाभ के लिए महिलाएं 6 महीने से प्रखंड अंचल का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक लाभ से वंचित है। एक भी किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया है। बागमारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में वाला जो है निवेदन हम लोग का 25 तारीख 9 महीना 2000 में भराए थे। हम लोग का पैसा अभी तक नहीं आया है। वो बोले कि आवेदन लिख के दीजिए, हम रांची तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आप लोग का भी पैसा मिल जाएगा। आज भी हम लोग भटक रहे हैं। कराए थे, आंगनबाड़ी से भी भरवाए थे। ऐसा नहीं मिलेगा तो बागमारा ब्लॉक में हम धरना दे देंगे। मैया योजना भरे थे हम 6 महीना पहले, अभी तक मेरा पैसा नहीं आ रहा है। हम यहाँ बीडीओ सर से बात किए तो बीडीओ सर बोले कि कुछ लिख के दीजिए आवेदन, उसको हम पहुँचाएंगे वहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को पैसा आएगा। हम लोग अगर नहीं आएगा तो हम लोग इसी में धरना देंगे बागमारा प्रखंड में। हम लोग तो घर में जा जा के वोट मांगे, हम लोग वोट दिए। हम लोग को 6 महीना तो दौड़ा रहे हैं, सबको 4था किस्त डाला, हम लोग को 1 किस्त नहीं डाला रहा है। यार जो वादा किया तो हम लोग को वादा करेगा, देगा ना हम लोग को। इसमें दोषी तो वही है जो हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हम लोग भी तो इसका अधिकार है। लेकिन कोई आवेदिका जो है गलती से अंचल में आवेदन नहीं करके ग्रामीण एरिया में कर देते हैं, तो उसके लिए जो है थोड़ी परेशानी आ रही है। और इस परेशानी को फिर जो है ऑनलाइन से ही सुधार करके उसको पुनः मेरे ट्रैक में आएगा तो मेरे द्वारा निष्पादन कर
बढ़ते आगे, हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में दिशा की बैठक हुई और बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुख जाहिर किया कि हजारीबाग जिले में केंद्र प्रायोजित योजना की स्थिति बेहद निराशाजनक है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जन कल्याण योजना धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर रही है। सिंगल विलेज स्कीम के तहत गांव में पानी टंकी तो बिठा दिए गए, लेकिन पानी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। लापरवाही को देखते हुए हजारीबाग उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और जांच रिपोर्ट सौंपा जाएगा ताकि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ये देखा गया कि बहुत संतोषजनक जवाब अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया और मुख्य रूप से जो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि जो पेयजल स्वच्छता विभाग का जल जीवन मिशन के तहत कि हर घर को नल से शुद्ध पेयजल देना है, 2024 तक देना था। अगर हम देखें तो हजारीबाग जिले में हम काफ़ी पीछे हैं और बहुत ही ज़्यादा इस योजना में लापरवाही बरती गई है। विकास का जो प्रतिवेदन जो सामने आया वो बड़ा निराशाजनक था, विशेष करके बिल्डिंग डिवीजन में जो भ्रष्टाचार आप है उसकी बात करें या जल जीवन मिशन में सबसे खराब स्थिति तो जल जीवन मिशन की है, जहां पर की बहुत खराब प्रगति हजारीबाग जिले का है। अब आपको लोहरदगा लेकर चलते हैं, जहां हिंडाल्को अनलोडिंग परिसर में मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। सांसद सुखदेव भगत ने मजदूरों के साथ खड़े रहने का वादा करते हुए हिंडाल्को के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि हिंडाल्को कंपनी ने दोहरे मापदंड अपनाए और मजदूरों के शोषण को बढ़ावा दिया है। सांसद ने ये भी कहा कि हिंडाल्को कंपनी ने पिछले 2 महीनों से बिना किसी सूचना के अनलोडिंग स्टेशन को बंद कर दिया है, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ये गरीब और लेबर लोग हैं का इनको सबसे पहले कंपनी को इनके बारे में समझना चाहिए। मैं तो प्रशासन से भी बात करूंगा कि आपने अगर वहां शिफ्ट का अनुमति दिया तो इनसे किनसे बातें की, रोजगार का इनका क्या उन्होंने उपाय किया। तो ये एक मानवीय मुद्दा है कि किसी का परिवार नहीं चल रहा है। यहाँ बच्चे हमारे बता रहे थे लोग हैं कि यहाँ पर बच्चों का पढ़ाई का फीस दे नहीं सकते हैं, चूल्हा नहीं जल रहा है। तो ये एक मैंने इसलिए कहा कि मानवीय इशू है और मानवीय पहलू का इसको सारे से हट के बात करनी चाहिए। तो मांग सीधी सी इतना है, जो हम लोग 18-20 साल से हम लोग यहाँ काम करते आ रहे हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ और काम जानते भी नहीं हैं। 2 महीने से अभी हम लोग का काम यहाँ बंद है, जिसके चलते हम लोग का पूरा परिवार जो है कि भूखमरी की स्थिति में खड़ी हो चुकी है। हम लोग का बाल बच्चा भी जो प्राइवेट स्कूल में जो एडमिशन कराया उसका महीना फीस देने तक के लिए अभी हम लोग बाधित हैं। हम लोग पास पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं। अगर यहाँ गाड़ी आधा सुधा अगर कुछ भी रोजगार के लिए अगर चलती है 2 माइल 3 माइल जो भी चले यहाँ आधा सुधा और आधा वहाँ ले जाए हेसल में, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। कम से कम हम लोग का रोजगार भी बना रहना चाहिए। रोजगार के लिए जिसमें बैठी तो हमें के गाड़ी उड़ी चले के चाहिए जगह, हमें बिन रोजगार हो गए ही छुआ पुता पढ़ाई लिखाई सब मुश्किल हो जाता है। छुआ पुता के पढ़ाई खाए पिए में भी सभी कुछ समस्या बहुत है। इसलिए हमें के ये कहना है कि यहाँ आधा गाड़ी भी दीजिए और आधा गाड़ी चले ही जगह, उससे हमें रोजी रोटी अपन घर दूरा छुआ पुता सब के देखते हुए अपन रहबै। और मौसम से जुड़ी खबर बता दें, झारखंड में ठंड का कहर जारी है। रांची समेत राज्य भर में तापमान लुढ़का। कांके में पारा गिरने से कनकनी बढ़ गई। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और कल कांके का न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची समेत राज्य भर में तापमान लुढ़का है, पारा लुढ़का है, जिसकी वजह से शीतलहर का कहर जगह जगह पर देखा जा रहा है। 11-12 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आ रहा है, जिसका असर 10 से 12 तारीख तक उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा, जिसके कारण बारिश, स्नोफॉल जैसे इवेंट्स उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेंगे। तो उसके कारण से फिर थोड़े से क्लाउड आएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि 11 सुबह से फिर से जो न्यूनतम पारा है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को।
कल देर शाम से ही ठंडी हवाओं चल रही है, सर्द हवाओं का सितम जारी है और लगातार तापमान में भी गिरावट हुई है। जिस तरह से रांची सहित अधिकतर जिलों में मंगलवार को शाम से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा, सुबह से दोपहर तक बदल जाने की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इस वजह से ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन दोपहर बाद आसमान साफ होते ही एक बार फिर ठंड हवा चलने लगी। बर्फीली हवाओं के झोंके से लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। रात में सड़कों पर चहल पहल कम हो गई। जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले 2 से 4 दिनों में और भी तापमान में गिरावट होगी। जिस तरह से बादल छाए हुए थे 2 दिन पहले, कल जैसे ही बादल आसमान से छंटे, तापमान में गिरावट हुई और सर्द हवा चलने लगी। लोगों को थोड़ी सी बेचैनी होने लगी और कहीं न कहीं इसका प्रभाव पश्चिमी विक्षोभ से होना शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर आगामी यानी 9, 10, 11 जनवरी को और तापमान में गिरावट होगी। 12 जनवरी के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। रांची से निरंजन सिंह। और कोहरे का बड़ा असर रेल के पहियों पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से कोडरमा से दिल्ली, मुंबई महानगरों तक जाने वाली लगभग आधा दर्जन ट्रेनें 8 से 10 घंटे तक देर से चल रही है। कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश लोहानी। सुबह से कोडरमा सहित अन्य क्षेत्रों को कोहरे ने अपने चादर तले ढक रखा है। अब बता दें कि इस वक्त हम कोडरमा स्टेशन पे हैं, जहां कोहरे के कारण से स्टेशन के आने वाले जो ट्रेनें हैं उनकी पहियां भी अब रफ्तार धीमी कर चुकी हैं। अब बता दें कि राजधानी सहित अन्य ट्रेनें जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दूरियों को तय करती है, वो लगभग 2 घंटे से लेकर के 11-12 घंटे तक विलंब से चल रही है। वहीं कोडरमा स्टेशन पर से अपनी यात्रा करने वाले जो यात्रीगण हैं वो भी काफी परेशान है। भैया, क्या परेशानी हो रहा है? सर, मेरी ट्रेन थे सुबह को 9:17 को, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। कहाँ जाना है? मेरे को रांची जाना है, जन शताब्दी का इंतजार कर रहा हूँ। जी, हमको तो यहीं बगल में ही जाना है, बट ये कोहरे के कारण बहुत सारी ट्रेनें लेट हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? उनको 2 घंटे का इंतजार कर। कहाँ जाना है भैया आपको? हमको रांची जाना है सर। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? 2-3 घंटे से प्लस हो गई है, अभी तक इंतजार में है, अभी तक गाड़ी आई हुई नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट, कुछ सूचना मिला कब तक ट्रेन आएगी? तो मिली नहीं है, हम लोग इधर उधर घूम फिर के अपना टाइम बिता रहे हैं, पर गाड़ी का परेशानी को झेलना पड़ रहा है ठंड के चलते। तो कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे। वहीं जो तेजस एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए जाती है, वो लगभग 11 घंटे लेट से चल रही है। हालांकि जैसा कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि मौसम ऐसा ही अगले 1-2 दिन तक जारी रहेगा, ऐसे में ट्रेनों के पहिए धीमे चलने के पूरे आसार हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और इस बीच रामगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। NH 33 पर हाईवा में लग गई आग। ड्राइवर के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इंजन और केबिन को ट्रोले से अलग किया। गिट्टी लदा हाईवा बिहार जा रहा था। रामगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। ड्राइवर ने इंजन और केबिन को ट्रोली से अलग किया। गिट्टी लदा हाईवा बिहार की तरफ जा रहा था जब ये दुर्घटना हुई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे इसमें आग लग गई है। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएंगे, जहां लोगों को टाटा जू प्रबंधन नए जानवरों की सौगात देने जा रहा है। 2 टाइगर, हिरण, जेब्रा और कई विदेशी जानवरों की सौगात मिलेगी। और बहुत जल्द टाटा जू में कई विदेशी मेहमान लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेंगे। टाटा जू प्रबंधन की तरफ से तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही है। नए विदेशी मेहमानों के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। प्लान था कि हम लोग अभी नए साल में अभी जो नया टाइगर और लेपर्ड का नया एनक्लोजर बन रहा है वो मार्च तक रेडी हो जाएगा। जेब्रा का नया एनक्लोजर बनना है वो रेडी हो जाएगा। हॉगडियर का नया एनक्लोजर बनना है वो रेडी हो जाएगा। तो हम इनमें एनिमल शिफ्ट कर देंगे इसी साल में मार्च तक। उसके बाद अगले साल हमारा रिपेल हाउस बनाने का प्लान है।
लौहनगरी जमशेदपुर शहर के लोगों को नए वर्ष में कई सौगात मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर के टाटा जू में भी इस बार आप देख सकते हैं कि तस्वीर टाटा जू की ये तस्वीर, यहाँ पर भी कई नए जानवरों की जो है वो सौगात मिलने जा रही है। जो भी जमशेदपुर शहर के या अन्य राज्यों से लोग सैलानी यहाँ पहुँचते हैं टाटा जू अलग अलग जानवरों को देखने के लिए, तो उसको बता दूं कि एक बड़ी सौगात यहाँ मिलेगी, जहाँ बता दूं कि 2 नए टाइगर के साथ साथ कई जानवरों को लाने की जो है, विदेशी जानवरों को लाने की यहाँ पर जो प्लानिंग है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और कुछ ही महीनों में जमशेदपुर शहर के टाटा जू में वो जानवर यहाँ पर देखने मिलेगा। तो जमशेदपुर शहर के साथ साथ जो भी सैलानी यहाँ टाटा जू घूमने आते हैं तो उनको यहाँ पर विदेशी जानवरों की जो है सौगात मिलेगी, लोग उसे देखेंगे और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाएंगे। तो तमाम तरह से टाटा जू की ओर प्रबंधन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। अब कुछ ही दिनों का वक्त है, उसके बाद जमशेदपुर शहर के टाटा जू में 2 नए टाइगरों के साथ साथ नए मेहमानों की जो है सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बढ़ते आगे अगली खबर गोड्डा से, जहां अवैध बालू उत्खनन का काम थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आए दिन लोगों की मौत की घटना सामने आ रही है। हाल ही में बालू की वजह से एक की मौत और बाइक सवार को बालू लदे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि प्रशासन पैसे भी लेती है और दिन के बदले रात में बालू ढोने को कहती है, जिससे रात में दुर्घटना हुई और युवक की मौत हो गई। लेके आया था। कहाँ आया था? बाजार। अच्छा, उसके बाद वही सर बेच के रिटर्न होते हुए समय इसको मारा धक्का कोई। ये क्या जुगाड़ गाड़ी से था? हाँ, जुगाड़ गाड़ी से। अच्छा, तो क्या हुआ? स्पॉट पे डेथ? हाँ, स्पॉट पे। क्या फिर बोल रहे हैं? तो वही बोल रहे सर, ये जो घटना हो रहा है सर, तो बालू के चक्कर में हो रहा है। गाड़ी ट्रैक्टर गाड़ी ने मारा। कौन सा ट्रैक्टर? क्या था लोड ट्रैक्टर में? बालू बालू लोड था। कहाँ पर हुआ ऐसा? जमनी चौक के थोड़ा सा आगे खेरबारी का रास्ता है ना। अच्छा, उधर से नदी से जो एगो रास्ता है इसे दिया है खेरबारी तरफ। हम लोग इधर से जा रहे थे, अपना साइड में बाएं में थे, 30 का स्पीड में थे। अच्छा, वो आके हमको मारा। बाइक से थे आप? हाँ, हम बाइक में थे। तो पैर टूट गया है? जी, दाहिना वाला पैर पूरा टूट गया। तो बालू लोग इधर कहाँ से लेके आता है? उधर से? उधर नदी है सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।